हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विनोद कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का जागृति ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी। हमने देखा था प्रीवियस पार्ट के अंदर जो प्रतिरक्षा होगी वो प्रतिरक्षा कितने प्रकार की थी, 2 प्रकार की थी। सबसे पहली बात आती है कि सर प्रतिरक्षा होती क्या है। तो प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी, रोगों से लड़ने की जो क्षमता होगी, जो पावर होगी, जो कैपेसिटी होगी, दैट इज नॉन एज इम्यूनिटी। क्या बोलेंगे इसको? प्रतिरक्षा बोलेंगे। फिर देखा था हमने प्रतिरक्षा के टाइप कितने थे। तो प्रतिरक्षा के टाइप होते हैं कितने? 2 प्रकार की प्रतिरक्षा होती है। एक तो हमें भगवान ने जन्म के समय डाल के दी थी, क्या कहलाती? वो सहज प्रतिरक्षा कहलाती है। और दूसरी जन्म के बाद डॉक्टर के द्वारा दी गई थी, क्या बोलेंगे उसको? जो डॉक्टर साहब के द्वारा दी गई थी उसको क्या बोलेंगे? हम उपार्जित प्रतिरक्षा बोलते हैं। हमने उसके टाइप देखे थे, सहज प्रतिरक्षा के हमने टाइप देखे थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, सभी को याद आ रहा होगा सहज प्रतिरक्षा के कितने टाइप थे? 4 टाइप थे। कौन कौन सा वाला हो गया? सबसे पहला क्या हो गया? भौतिक अवरोधन हो गए। और भौतिक अवरोधन हमने बहुत सारे देखे थे, स्किन होगी, म्यूकोसा हो गई, ये सारी चीजें। सेकंड क्या होगा उसके अंदर? रासायनिक। रासायनिक कहने का मतलब शरीर के कुछ ऐसे केमिकल्स, कुछ ऐसे रसायन जो क्या करेंगे? जीवाणुओं की वृद्धि को या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को हमारे शरीर के अंदर रोकने का काम करते हैं। फिर देखा था हमने कोशिकीय प्रकार का। कोशिकीय प्रकार यानी शरीर की कुछ कोशिकाएं वो क्या करेगी? उसको कील करने का काम करते हैं। इन सभी प्रकार के बारे में हमने देख लिया था। और देखा था लास्ट इन्फ्लामेशन यानी सूजन। हाँ, जो भी उपार्जित प्रतिरक्षा होगी, उपार्जित प्रतिरक्षा के अंदर देखा था ये विशिष्ट प्रकार की होती हैं, यानी सभी रोगों के लिए अलग अलग होगी, विशिष्ट प्रकार की होगी, स्पेशल टाइप्स की होती हैं। और इसके अंदर देखा था हमने 2 टाइप की, सक्रिय तथा निष्क्रिय। सक्रिय तथा निष्क्रिय। सक्रिय के अंदर आप सभी को याद आ रहा होगा एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर क्या किया था हमने? सक्रिय के अंदर क्या किया था हमने? टीके के रूप में सीधे ही किसको डाला था? टीके के रूप में हमने किसको डाला था? प्रतिजन को डाला था। टीके के रूप में किसको डाला? प्रतिजन को डाला। शरीर ने खुद ने बनाई प्रतिरक्षा। अरे भाई सुन लो, ये बात समझने में थोड़ा सा पसीना छूटना चाहिए, है ना? इतनी आसान बात नहीं है, बार बार भूल जाओगे, समझो वापस। यानी जब टीका लगा था तब टीके के अंदर हमने प्रतिजन डाला था, एंटीजन डाला था। बॉडी ने खुद ने क्या बनाई? प्रतिरक्षी बनाई। तो क्या कहलाएगा? एक्टिव कहलाएगा। हाँ, लेकिन अगर हम बनी बनाई डाल दे सीधी ही रोग के लिए, उस रोग के लिए हम बाहर से बना दें, यानी हमने क्या कर दिया? बाहर से बना के सीधी क्या डाल दी? शरीर के अंदर प्रतिरक्षी डाल दी। प्रतिरक्षी कहने का मतलब इम्यूनिटी डाली। क्या कहलाएगा? वो अपना पैसिव टाइप की कहलाएगी। पैसिव कहने का मतलब क्या हो गया? निष्क्रिय प्रकार की प्रतिरक्षी कहलाती हैं। अरे बात समझ में आ रही होगी सभी को? निष्क्रिय प्रकार की प्रतिरक्षी कहलाती हैं। फिर देखा था हमने प्रतिजन के बारे में। प्रतिजन कहने का मतलब क्या हो गया? एंटीजन के बारे में। एंटीजन क्या होगा? तो आप सभी को याद आ रहा होगा, सभी बच्चों को, कि एंटीजन क्या होगा। तो एंटीजन कहने का मतलब क्या होता है? एंटीजन कहने का मतलब कोई बाहरी रोगाणु, बाहरी पदार्थ जिसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा, जो आणविक भार होगा, वो कितना होगा? 6000 डाल्टन से कम होगा। क्या कहलाता है? प्रतिजन कहलाता है, एंटीजन कहलाता है। और ध्यान देना, प्रतिजन जो बाइंड होगा किसके साथ में? प्रतिरक्षी के साथ में। प्रतिजन होगा, जो एंटीजन होगा वो बाइंड होता है किसके साथ में? प्रतिरक्षी के साथ में। और जिस भाग से बाइंड होगा उसको क्या बोलेंगे हम? उस भाग से बाइंड होगा उसको क्या बोलेंगे हम? एपिटॉप बोलेंगे, या फिर क्या बोलेंगे? प्रतिरक्षी ग्राही सिरा बोलेंगे इसको, ठीक है ना? ग्राही सिरा बोलेंगे, या फिर इसको क्या बोलेंगे हम? एपिटॉप, या फिर क्या बोलेंगे इसको? प्रतिरक्षी निर्धारक बोलेंगे। और ये बने होते हैं किसके? एमिनो एसिड के बने होते हैं। कितने अमीनो एसिड? 6 से 8 एमिनो एसिड के बने हुए होते हैं। कौन? प्रतिजन, एंटीजन की बात की थी। फिर हमने देखा था कि प्रतिजन प्रतिरक्षी की क्रियाएं आपस में कैसी होती हैं। तो प्रतिजन और प्रतिरक्षी आपस में क्रियाएं करके क्या करते हैं? उस रोगाणु का सत्यानाश करने का काम करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। एंटीजन के बारे में देख लिया, स्टार्ट करते हैं प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी क्या होती है। ठीक है, प्रतिरक्षी एंटीबॉडी। प्रतिरक्षी यानी क्या हो गया? एंटीबॉडी हो गया, ठीक है, एंटीबॉडी। अब ये एंटीबॉडी क्या होती हैं सभी सुनेंगे। एंटीबॉडी, सबसे पहली बात आती है कि जो एंटीबॉडी होती हैं वो होती हैं वाई आकार की। कैसी होगी? वाई आकार की। कल हमने बनाया था ये आकार में कैसी होगी? वाई आकार की। देखो हमने बहुत बार बनाया था ऐसे, वाई आकार की बनाई थी। तो एंटीबॉडी होती कैसी है? वाई आकार की। कैसी होगी? वाई आकार की होती है। पहली बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैसी होती है ये? वाई आकार की होती है। वाई आकार की होती है। और खास बात ये कि ये बनी होती है किसकी? प्रोटीन की बनी होती है। प्रोटीन की बनी होती है।
प्रोटीन की बनी होती है। अब सभी एक बात को समझना, प्रोटीन को देखते हैं, हम प्रोटीन को देखते हैं, शरीर के अंदर जो प्रोटीन होगा वो प्रोटीन ऐसा प्रोटीन है, माना कि ये हो गया प्रोटीन, हो गया प्रोटीन की ये श्रृंखलाएं होगी, ये बहुत सारी श्रृंखलाएं होगी। तो ये प्रोटीन बना किसका? अरे जो रेलगाड़ी होगी वो रेलगाड़ी बनी किसकी? प्रोटीन बना किसका? तो प्रोटीन को देखा हमने, प्रोटीन बना होता है छोटे छोटे ऐसे मॉलिक्यूल्स का बना होता है, छोटे छोटे सूक्ष्म अणुओं का बना होता है। अरे बात को समझो सभी, जो प्रोटीन होगा वो किसका बना होता है? छोटे छोटे अणुओं का बना होता है। अरे रेलगाड़ी किससे बनी होती है? अपनी छोटे छोटे डिब्बों से बनी होती है। इसी प्रकार प्रोटीन किससे बना होता है? छोटे छोटे अमीनो अम्लों के। सभी ध्यान देना, ये किसके बने हुए? अमीनो अम्लों के बने होते हैं, अमीनो एसिड के बने होते हैं। बहुत सारे अगर अमीनो एसिड को मिला दिया जाए तो क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। प्रोटीन बोलूं या फिर इसको मैं क्या बोलूं? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बोलूं। क्या बोलूं मैं इसको? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला। एक बार वापस सुनेंगे सभी। हाँ, मेरा प्रोटीन किसका बना हुआ? अमीनो एसिड का। रेलगाड़ी किसकी बनी? छोटे छोटे डिब्बों की बनी हुई। तो मेरा प्रोटीन किससे बना हुआ? छोटे छोटे अमीनो एसिड के। ये सारे क्या? अमीनो एसिड है। तो बताओ, जब मैं प्रोटीन को तोड़ूंगा तो उसके अंदर क्या निकलेगा? अमीनो एसिड निकलेंगे। सीधी सी बात है। आपको याद आ रहा होगा, पाचन की बात याद आ रही होगी, आपको डाइजेशन की बात याद आ रही होगी। यानी जब हम प्रोटीन को तोड़ते हैं तो क्या बनता है? अमीनो एसिड बनते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम बात करेंगे, ये प्रोटीन बने होते हैं अमीनो एसिड को, और ये पूरी प्रोटीन की श्रृंखला क्या कहलाती है? पॉलीपेप्टाइड। क्या कहलाती है? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला कहलाती है। क्या कहलाएगी भाई? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला कहलाती है। तो मैं पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बोलूं तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला कहने का मतलब मैं बात किसकी कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं यहां पर प्रोटीन की ही बात कर रहा हूं। तो जो ये हमारी प्रतिरक्षी होगी, जो एंटीबॉडी होती है, वो एंटीबॉडी होती है वाई आकार की, और किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। प्रोटीन कहने का मतलब पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला की बनी होती है। तो यहां पर मैं प्रोटीन लिखूं या फिर क्या लिखूं मैं यहां पर? पॉलीपेप्टाइड, ये श्रृंखला की बनी होती है। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला किसकी बनी होती है? ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला की बनी होती है। अब बात आती है कि इसके अंदर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला कितनी होती है? 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला की बनी होगी। यानी किसकी बनी होगी? 4 लंबी लंबी चेन होगी। किसकी होगी? प्रोटीन की। किसकी होगी? प्रोटीन की। 4 पॉलीपेप्टाइड कितनी श्रृंखला की बनी होगी भाई? 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला की बनी होती है, जिसमें से 2 होती हैं भारी और 2 होती हैं हल्की। 2 होती हैं भारी, 2 होती हैं हल्की। सर बिल्कुल हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अरे बाबू इतना समझ लो, केवल और केवल इतना समझ लो कि आकार कैसा होगा इसका? वाई आकार। अरे कैसा होगा भाई इसका? ये वाई आकार की होगी सर, और ये प्रोटीन की बनी होती है। ये बात हमें समझ में आ गई। प्रोटीन कहने का मतलब पॉलीपेप्टाइड, और पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला किससे बनी होती है? अमीनो एसिड से। बात को समझो, बड़ी मजेदार चीज है और बड़ा मजा आने वाला है। हाँ, ये किसकी बनी होती है? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला की बनी होती है। हाँ बताओ, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला कहने का मतलब? अरे लंबी लंबी श्रृंखला। तो लंबी लंबी श्रृंखला सर कितनी? टोटल 4, जिसमें से क्या बताया? 2 तो होती है भारी, 2 होती है हल्की। अरे कितनी? 2 भारी और कैसी होती है? 2 कैसी होती है? हल्की होती है। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। बिल्कुल सर, यहां तक बिल्कुल एकदम सही चल रहा है। चलो आगे बात करते हैं। 2 भारी हैं, 2 हल्की हैं, तो कैसे इनका डायग्राम से समझते हैं। तो प्रतिरक्षी की बनाते हैं संरचना। प्रतिरक्षी की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी की मैं श्रृंखला बनाता हूं, सभी ध्यान देंगे। हाँ, बनी किसकी? प्रोटीन की। कितनी श्रृंखलाएं? 4 श्रृंखलाएं। 2 भारी, 2 हल्की, 2 भारी, 2 हल्की। तो बनाते हैं यहां पर 2 भारी श्रृंखलाएं।
देखेंगे सभी, ये बन गई एक श्रृंखला, ये एक श्रृंखला। बताओ श्रृंखला किसकी बनी? तो सर श्रृंखला बनी किसकी? पॉलीपेप्टाइड की बनी। किसकी बनी? पॉलीपेप्टाइड की बनी, जिसमें से दो होगी भारी और दो कैसी होती हैं? हल्की। बहुत बढ़िया, दो होगी भारी और दो कैसी होंगी? इसके अंदर हल्की श्रृंखला होगी। हाँ भाई, सभी सुनेंगे। ये होगी अपनी प्रतिरक्षी। प्रतिरक्षी कहने का मतलब एंटीबॉडी। एंटीबॉडी कितनी श्रृंखला की बनी हुई? 4 श्रृंखला की बनी हुई, जिसमें से दो भारी, दो कैसी? हल्की। बहुत बढ़िया, दो भारी होगी, दो हल्की होगी। अरे बताओ इसमें से भारी कौन? तो सर ये होगी भारी, ये भी कैसी होगी? भारी। तो ये होगी भारी होगी श्रृंखला और ये कैसी होगी? भारी श्रृंखला होगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कैसी होगी? हल्की श्रृंखला। देखो दिख रही है ना, ये होगी हल्की, हल्की श्रृंखला और ये भी कैसी होगी? हल्की श्रृंखला होगी सर। ये भी हल्की, ये भी हल्की, दो श्रृंखला दिख रही है। देखो टोटल श्रृंखला कितनी? 4 श्रृंखला। देखो एक ये होगी, एक ये होगी, दो, ये कितनी? 3 और ये कितनी होगी? टोटल 4 श्रृंखला। तो श्रृंखला कितनी होगी अपनी? 4 श्रृंखला। कितनी होगी श्रृंखला? टोटल 4 श्रृंखला होगी। टोटल श्रृंखला कितनी होगी? 4 श्रृंखलाएं होगी। बताओ श्रृंखलाएं किसकी बनी हुई? पॉलीपेप्टाइड की। किसकी बनी होती है? ये पॉलीपेप्टाइड की बनी होती है। पॉलीपेप्टाइड कहने का मतलब याद आ रहा होगा सभी को, यानी प्रोटीन की, और जिसके अंदर क्या होंगे? छोटे छोटे अमीनो एसिड होंगे। अब बात करेंगे जो भारी श्रृंखला होगी, जो भारी श्रृंखला होगी उसके अंदर अमीनो एसिड कितने? देखो यहां से लगा कर अगर मैं अमीनो एसिड गिनता हूं उसके अंदर, अगर अमीनो एसिड को मैं झूम करके देखता हूं और गिनता हूं तो इसके अंदर अमीनो एसिड होते हैं कितने? 440 अमीनो एसिड। कितने होंगे? 440 अमीनो एसिड। इसमें भी कितने होंगे? 440 अमीनो एसिड। यानी प्रत्येक भारी श्रृंखला में कितने होते हैं? 440 अमीनो एसिड। और देखो ये आपको आधी दिख रही है, तो बताओ इसमें कितने होंगे? 220 अमीनो एसिड। इसमें भी कितने होंगे? 220 अमीनो एसिड होंगे। बात समझ में आ रही क्या? तो भारी और हल्की दो श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, दो भारी दो हल्की। दो भारी कहने का मतलब क्या हो गया? H2 हैवी चेन, और क्या हो गया? L2 यानी हल्की चेन। दो हैवी दो लाइट श्रृंखलाएं पाई जाती हैं इसमें। बातें समझ में आ रही क्या? हाँ, और ध्यान देना प्रत्येक अपनी एंटीबॉडी के, प्रत्येक एंटीबॉडी के दो भाग होंगे। ये जो ऊपर वाला जो भाग है, ये वाला केवल और केवल ये वाला भाग, ठीक है ना, केवल और केवल देखो ये वाला भाग, केवल और केवल ये वाला भाग देखो मैंने ये अलग बनाया, अलग कलर से बनाया। तो ये वाला जो भाग है ऊपर वाला, इसको बोलेंगे हम वेरिएबल। क्या बोलेंगे इसको? वेरिएबल भाग बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? वेरिएबल भाग। वेरिएबल भाग कहने का मतलब क्या होगा? ये बदलता रहता है, सभी के लिए अलग अलग, बाकी सारी चीजें सेम होगी। ध्यान देना, बाकी सारी चीजें समान होगी, लेकिन ऊपर वाला भाग क्या होगा? अलग अलग होता रहता है। अरे भाई हम बात करें ट्रेन की, बात करें तो ट्रेन का इंजन बदलता रहता है, बाकी ट्रेन तो वैसी की वैसी रहती है, और ट्रेन का इंजन बदला और दूसरे दूसरे इसके अलग अलग नाम होते चले गए, ठीक है ना। तो एंटीजन के अनुसार, समझना, एंटीजन के अनुसार, प्रतिजन के अनुसार इसके यहां पर ये जो वेरिएबल वाला भाग है वो बदलता रहता है, लेकिन जो नीचे वाला जो भाग होगा उसको क्या बोलेंगे हम? कांस्टेंट भाग बोलेंगे। देखो मैं यहां पर मिटा देता हूं हल्की और भारी श्रृंखलाओं को, क्योंकि हल्की और भारी श्रृंखला वहां पर लिखी हुई। भारी कितनी? 2,
हल्की कितनी, 2 श्रृंखला। आपको बात समझ में आ गई क्या? ठीक है। हाँ, इसके भाग की बात करें, इसके भागों की बात करें तो सभी बोलेंगे ये वाला कौन सा बताओ, ये वाला कौन सा, वेरिएबल भाग। हाँ, ये वाला कौन सा, कांस्टेंट। कांस्टेंट कहने का मतलब स्थायी। सभी प्रतिरक्षी के अंदर, सभी प्रतिरक्षी के अंदर जो बदलेगा वो कौन बदलेगा, वेरिएबल वाला भाग। कांस्टेंट वाला भाग समान रहेगा, इसको क्या बोलेंगे हम, कांस्टेंट। क्या बोलेंगे इसको, कांस्टेंट। कांस्टेंट कहने का मतलब क्या हो गया, स्थायी भाग। क्या बोलेंगे इसको, स्थायी भाग। और वेरिएबल वाला कहने का मतलब क्या हो गया, परिवर्तित भाग। क्या बोलेंगे इसको, परिवर्तित भाग बोलेंगे। बात समझ में आ गई क्या? वेरिएबल पार्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, वेरिएबल पार्ट बोलेंगे। बातें समझ में आ रही है क्या आपको? हाँ, उसके ऊपर की साइड में यहां पर जो एक ग्रुप जुड़ा होगा, NH2 ग्रुप। कौन सा ग्रुप जुड़ा होगा, NH2 ग्रुप जुड़ा होगा। और इसके नीचे की साइड में जो ग्रुप होता है वो कौन सा होगा, COOH। COOH ये क्या ग्रुप है, ये है भाई नाइट्रोजन ग्रुप होता है यहाँ पर, है ना, नाइट्रोजन ग्रुप होगा। और यहाँ पर क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होगा, यानी अम्लीय ग्रुप होगा यहाँ पर। बात समझना, जो हमारी प्रोटीन की जो श्रृंखलाएं होती हैं, जिसके वेरिएबल भाग साइड, जिसके वेरिएबल भाग साइड क्या होगा, NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ होगा। और जो कांस्टेंट भाग होगा उसकी तरफ कौन सा भाग जुड़ा होगा, COOH भाग जुड़ा होगा। COO भाग, H कहने का मतलब ये केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा जाता है, ये केमिकल्स कंपाउंड होते हैं, ये अम्लता को दर्शाता है और वो दर्शाता है अमीनो ग्रुप को दर्शाता है, यानी नाइट्रोजिनस कंपाउंड को दर्शाता है। बातें समझ में आ रही है क्या? और ध्यान देना, यहां पर आके जुड़ता है अपना एंटीजन। अरे याद आ रहा होगा, एंटीजन यहां पर आके जुड़ता है, यहां पर इन दोनों चैन के बीच में आकर जुड़ जाता है, एंटीजन जुड़ जाएगा। बातें समझ में आ रही क्या? तो यहां पर इसको क्या बोलेंगे हम, एंटीजन ग्राही स्थल, यानी क्या बोलेंगे इसको, प्रतिजन ग्राही स्थल। लिखता हूं मैं, एंटीजन ग्राही स्थल। एंटीजन ग्राही स्थल कहने का मतलब क्या हो गया, एंटीजन यहां पर आके ही जुड़ता है। अरे बातें समझ में आ चुकी होगी आपको? हाँ, बताओ सबसे पहले, जो पूछता हूं वो सभी बताएंगे। हाँ, एंटीजन का आकार क्या, एंटीबॉडी का आकार कैसा, बहुत बढ़िया, वाई आकार। हाँ, किसकी बनी होती है एंटीबॉडी? एंटीबॉडी बनी होती है सर, ये बनी होती है पॉलीपेप्टाइड की बोलो या फिर किसकी बोल दो, प्रोटीन की बोल दो। कितनी श्रृंखला होती है पॉलीपेप्टाइड की इसके अंदर? सर 4 श्रृंखलाएं होती है, जिसमें से 2 होती है भारी श्रृंखलाएं। ये देखो आपको दिख रही होगी, 2 भारी श्रृंखलाएं और 2 कैसी, हल्की श्रृंखलाएं। हाँ, भारी श्रृंखला कितने अमीनो एसिड की बनी हुई? हाँ, कितने की बनी हुई सर? 440 की बनी होती है भारी श्रृंखला। और जो हल्की श्रृंखला होगी वो कितने की बनी होती है सर? 220 की बनी होती है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। प्रत्येक जो श्रृंखला होती है उसके 2 भाग होते हैं, प्रत्येक श्रृंखला के 2 भाग होते हैं, जिसमें से एक कहलाता है वेरिएबल परिवर्तित भाग कहलाएगा, दूसरा क्या कहलाएगा सर? कांस्टेंट कहलाता है। कांस्टेंट कहने का मतलब स्थायी भाग कहलाता है। और जो वेरिएबल पार्ट होगा वो जुड़ा होगा कहां पर? NH2 समूह पर जुड़ा होगा। और जो कांस्टेंट होगा उसके सिरे पर कौन सा पार्ट जुड़ा होगा? COOH पार्ट जुड़ा हुआ होगा। हाँ सर, ध्यान देना, यहां पर जो ये प्रोटीन की जो श्रृंखलाएं होती हैं आपस में, ये जो प्रोटीन की श्रृंखलाएं होती हैं वो आपस में सल्फर बॉन्ड के द्वारा जुड़ी होती है। कौन से बॉन्ड के द्वारा? सल्फर बॉन्ड के द्वारा। सर सल्फर बॉन्ड कहने का मतलब भाई प्रोटीन को जोड़ने के लिए यहां पर सल्फर पाए जाते हैं, तो यहां पर वो सल्फर बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़ी हुई होगी। कौन से बॉन्ड के द्वारा जुड़ी होगी आपस में? वो सल्फर बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़ी हुई होगी। सर सल्फर कितना? 1 सल्फर के 2 सल्फर, तो सल्फर यहां पर कितना? 2 सल्फर, इसलिए इस बॉन्ड का नाम क्या हो गया? डाई सल्फर बॉन्ड। क्या बोलेंगे इसको? डाई सल्फर बॉन्ड बोलेंगे। बात समझ में आ रही क्या? यहां पर सबके अंदर क्या होगा? सल्फर सल्फर आपस में जुड़ा होगा, यानी ये 2 पॉलीपेप्टाइड जो श्रृंखला होगी वो आपस में किससे जुड़ी होगी? हाँ ध्यान देना, वो किससे जुड़ी होती है? वो डाई सल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई होती है। बातें समझ में आ रही होगी सभी को? यानी कौन से बॉन्ड से जुड़ी होगी? ये डाई सल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई होगी। डायग्राम बनाएंगे सभी। हाँ, यहाँ पर आके क्या होगा? एंटीजन यहाँ पर अटैक करेगा, उसको एंटीजन को बाइंड किया जाएगा, इसलिए इस सिरे का नाम क्या हो गया? प्रतिजन ग्राही स्थल। क्या नाम हो गया इसका? प्रतिजन ग्राही स्थल।
या फिर इसको बोला जाएगा FAB, या फिर इसको बोला जाएगा FC भाग, ठीक है ना, FAB, या फिर इसको क्या बोला जाएगा, FC पार्ट बोला जाएगा। ओके, जो भी सारी हमने बकवास किया अब उसको बकवास के फॉर्म में लिख देते हैं। प्रतिरक्षी, क्योंकि हमें भाई बोर्ड का एग्जाम भी देना है, साथ साथ में ज्ञान की बातें तो हमने कर ली, यहाँ पर नॉलेज की बात तो कर ली, अब बोर्ड का एग्जाम देना है तो बोर्ड के अंदर लिखना पड़ेगा, केवल डायग्राम बनाने से कुछ नहीं होगा। तो जो सारी बकवास हैं, जो हमने इस बकवास के बारे में, जो इस प्रतिरक्षी के बारे में पढ़ा, एंटीबॉडी के बारे में पढ़ा, वो कि वो यहाँ पर सारी चीजें लिखनी है। प्रतिरक्षी, ये 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला की बनी, 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला की बनी होती हैं, की बनी होती हैं। हाँ भाई, जिसमें दो भारी तथा दो हल्की संरचना होती है, हल्की श्रृंखला होती है। भारी श्रृंखला 440 एमिनो एसिड की तथा, हाँ बताओ भाई जल्दी बताओ, हल्की श्रृंखला 220 एमिनो एसिड की बनी होती है। बातें समझ में आ रही क्या? जो हमने देखा वो का वो लिख रहे हैं। भारी श्रृंखला कितने की बनी हुई? 200, भारी श्रृंखला बनी हुई 440 की, और जो हल्की श्रृंखला होगी वो कितनी की बनी हुई? 220 की बनी होती है। ये श्रृंखलाएं आपस में बताओ कौन सा बॉन्ड होता है इसके बीच में? आपस में डाइसल्फर कहने का मतलब क्या हो गया? सल्फर सल्फर से जुड़ी होती है। आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी होती हैं। प्रत्येक श्रृंखला के 2 भाग होते हैं। प्रत्येक श्रृंखला के 2 भाग होते हैं। कौन कौन सा? एक तो होता है परिवर्तित भाग। परिवर्तित कहने का मतलब वेरिएबल भाग। कौन सा वाला? परिवर्तित भाग। और दूसरा कौन सा हो गया भाई? दूसरा कौन सा हो गया? स्थायी भाग। कौन सा हो गया? स्थायी भाग होता है। बात समझ में आ रही क्या? कौन कौन सा होगा? परिवर्तित भाग यानी वेरिएबल पार्ट, और दूसरा कौन सा होगा? स्थायी पार्ट। स्थायी पार्ट कहने का मतलब क्या हो गया? कांस्टेंट पार्ट हो गया। बात समझ में आ रही क्या? परिवर्तित भाग की बात करेंगे। परिवर्तित कहने का मतलब कांस्टेंट भाग, वेरिएबल पार्ट, सॉरी। ये भाग NH2 समूह की तरफ होता है। बात समझ में आ रही है क्या? ये कहां पर होगा? ऊपर वाला होगा, NH2 समूह की तरफ होगा। इसमें प्रतिजन ग्राही स्थल पाया
जाता है, यानी एंटीजन बाइंडिंग साइट पाई जाती है, यहाँ पर प्रतिजन ग्राही स्थल पाया जाता है। और दूसरा वाला कौन सा हो गया भाई? दूसरा वाला हो गया स्थायी भाग। स्थायी भाग, स्थायी कहने का मतलब क्या हो गया? कांस्टेंट रीजन हो गया। ये बताओ कहां पर होगा? तो यह भाग COOH समूह की तरफ होता है। बात समझ में आ गई क्या? कहां पर होगा? COOH समूह की तरफ होता है। ठीक है, अब एक बात करेंगे इसके अंदर कि जहां पर ये परिवर्तित तथा स्थायी भाग जहां पर मिलते हैं वहां पर एक क्षेत्र पाया जाता है जिसको बोलते हैं हम हिंज क्षेत्र। क्या बोलते हैं इसको? हिंज क्षेत्र। बात को समझना, क्या बोला? ये श्रृंखला पाई गई ऐसी। अब यहां पर क्या हुआ? ये जो क्षेत्र है यहां पर आसपास का, ये ऐसा होगा जिनके बीच में क्या होगा? इनके अंदर ये जो सिरे हैं उनके अंदर क्या होगा? इनके अंदर क्या होगा? ये कैपेसिटी पाई जाती है, इलास्टिसिटी पाई जाती है, यहाँ पर प्रत्यास्थता पाई जाती है। उसको क्या बोलेंगे हम? हिंज क्षेत्र। क्या बोलेंगे इसको? हम हिंज क्षेत्र बोलेंगे। बात समझ में आ रही क्या? इसको क्या बोलेंगे हम? हिंज क्षेत्र बोलेंगे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात आता है कि ये हिंज क्षेत्र क्या होता है? हिंज क्षेत्र, हिंज क्षेत्र कहने का मतलब देखो यहां पर जंक्शन पे क्या होगा? इस संधि पे क्या होगा? प्रत्यास्थता पाई जाएगी, प्रत्यास्थता पाई जाएगी। इसको क्या बोलेंगे हम? हिंज क्षेत्र बोलेंगे। प्रतिरक्षी का वह भाग जहां प्रत्यास्थता कहने का मतलब इलास्टिसिटी पाई जाती है, उनका जो आकार है वो ऐसे बदलता रहता है। ठीक है ना? प्रत्यास्थता पाई जाती है, हिंज कहलाता है, हिंज क्षेत्र कहलाता है। बात समझ में आ रही क्या? जो प्रत्यास्थता पाई जाएगी उस क्षेत्र को क्या बोलेंगे हम? हिंज रीजन बोलेंगे, हिंज क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रतिरक्षी के बारे में। अब देखते हैं प्रतिरक्षी के प्रकार। प्रतिरक्षी के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी। टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी की बात करते हैं तो एंटीबॉडी होती है अपनी, जो गामा ग्लोबिन होती है वो होती है 5 प्रकार की। कौन कौन सी? IgM, IgE, IgD, IgA, IgG। कितने प्रकार की होगी ये? 5 प्रकार की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात, जो प्रतिरक्षी होगी वो कितने प्रकार की होगी? गामा ग्लोब्यूलिन के आधार पर। देखो जी कहने का मतलब क्या हो गया? इम्यूनिटी। जी कहने का मतलब गामा ग्लोब्यूलिन, और गामा ग्लोब्यूलिन के आधार पर कितने प्रकार की होगी? ये 5 प्रकार की। कौन कौन सी? सभी याद करेंगे। IgG, IgM, IgE, IgD, IgA, IgG। सर ये तो बहुत ज़्यादा, ये IgG ये हमें याद नहीं रहेगा ना, बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है। तो आपको इतना याद करना है, GAMED। GAME क्या होता है? गेम होता है। तो आपको पीछे क्या लगाना है? D लगाना है, यानी गैम्ड होगा। क्या हो गया? गैम्ड हो गया। IgG, IgA, IgM, IgE और IgD हो गया, यानी क्या हो गया? गेम्ड हो गया। GAME यानी क्या होता है? गेम होता है। तो पीछे क्या लगाना? आपको D लगाना, यानी क्या बन गया? अपना गेम्ड बन गया। बात में आ गई क्या? अब इनके अंदर जो IgE होगी वो बनती है एलर्जी के समय। कब बनेगी? एलर्जी के समय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहां पर बनती है? एलर्जी के समय। शरीर में कोई एलर्जी होगी, शरीर में कोई खुजली होगी, एलर्जी होगी, मतलब उसके अंदर एंटीजन एंटीबॉडी जब रिएक्शन होगी तब वहां पर जो बनेगी सबसे पहली वाली, वो कौन सी बनेगी? IgE। तो प्रतिरक्षी के
एलर्जी के समय जो बनने वाली जो प्रतिरक्षी है वो कौन सी है? आईजीई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एलर्जी के समय बनने वाली कौन सी होगी? आईजीई। सभी ध्यान से सुनेंगे। एलर्जी के समय बनने वाली कौन सी? आईजीई। सबको याद होना चाहिए एलर्जी के समय। तो आप याद ऐसे कर सकते हो, एलर्जी कहने का मतलब क्या हो गया? एलर्जी। ठीक है, ए से उसी स्पेलिंग होती है, तो आपको याद करना है एलर्जी नहीं, वो क्या है? एलर्जी है। क्या है? अब वो एलर्जी है। तो एलर्जी के समय कौन सी बनती है? ई बनती है। एलर्जी के समय कौन सी बनती है? ई बनती है। भूलना नहीं है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर। यानी एलर्जी के समय कौन सी बनती है? ई बनती है। अब बात करेंगे इसमें से शरीर के अंदर सबसे पहले कौन सी बनती है, तो सबसे पहले बनने वाली कौन सी होती है? आईजीएम। कौन सी होगी? आईजीएम, यानी सबसे पहले बनती है। सबसे पहले बनती है कौन सी वाली? आईजीएम बनती है। बातें समझ में आ रही है क्या? तो सबसे पहले बनने वाली कौन सी होगी? अपनी आईजीएम होगी। और एलर्जी के समय बनने वाली कौन सी होगी? आईजीई होगी। ठीक है ना। अब बात आती है कि आईजीए और आईजीजी, इसका क्या रोल होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे इनकी, आईजीए की बात करेंगे। आईजीए की खास बात होती है, आईजीए की खास बात होती है कि यह माता के दूध में पाई जाती है। माता के दूध में पाई जाती है। दूध में पाई जाती है। माता के दूध में पाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मां के दूध में पाई जाने वाली जो प्रतिरक्षी होगी वो कौन सी होगी? आईजीए। अरे कौन सी होगी भाई? आईजीए। क्वेश्चन आ चुका है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि मां के दूध में कौन सी प्रतिरक्षी पाई जाती है? आईजीए। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कौन सी होगी अपनी? आईजीए। कहां पर पाई जाती है? माता के दूध में पाई जाती है। और ध्यान देना, जब हम बात करेंगे, एक थोड़ा सा कंसेप्ट समझना, ये क्या हो गया? बच्चा हो गया। यहां पर क्या होगा? ये जुड़ा होगा किससे? अपरा से जुड़ा होगा। किससे जुड़ा होगा? ये अपरा से, यानी जिसको बोलेंगे हम अम्बिलिकल कॉर्ड बोलेंगे, नाभिक कॉर्ड बोलेंगे, इससे जुड़ा होगा। अरे बच्चे को देखा होगा आपने, जब नया बच्चा जन्म लेता है तो उसके यहाँ पर नाभि के चारों ओर एक ऐसा मतलब पाइप टाइप जुड़ा होगा, एक कैनाल जुड़ी होती है। ठीक है ना। उसको क्या बोलते हैं? हम अपरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अपरा, या फिर क्या बोलते हैं इसको? अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं। और यहाँ पर क्या होगा? माता के गर्भ के अंदर क्या होगा? माता के गर्भ के अंदर क्या होगा? इसको बोलते हैं हम प्लेसेंटा। क्या बोलेंगे इसको? प्लेसेंटा बोलते हैं। जब हम यहाँ पर माँ के अंदर यहाँ पर जो ब्लड सप्लाई होगा, माँ के अंदर खून सप्लाई होगा, तो खून के अंदर जो एंटीबॉडी होगी कौन सी वाली? आईजीजी। बाकी सभी यहाँ पर बी के अंदर, यानी कहने का मतलब क्या हो गया? ब्रेन बैरियर के अंदर यहाँ पर क्या हो जाएगा? रुक जाती है। समझना सभी, यहाँ पर क्या होगा? एक बैरियर होगा, बच्चे के पास में किसी भी चीज़ की सप्लाई नहीं होती, कोई भी एंटीबॉडी वगैरह सप्लाई नहीं होगी। यहाँ पर क्या होगा? एक बैरियर लगा होता है, लेकिन उसमें से एकमात्र ऐसी एंटीबॉडी होती है, एकमात्र ऐसी एंटीबॉडी होती है जो प्लेसेंटा को भी क्रॉस कर सकती है। जो प्लेसेंटा को भी क्रॉस कर सकती है वो कौन सी होती है? आईजीजी। कौन सी होती है? आईजीजी, जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अरे सारी बस इतना समझो कि जो भी अपनी होती है एंटीबॉडी, वो एंटीबॉडी अटक जाती है यहाँ पर, आगे क्रॉस नहीं करती, इस जो प्लेसेंटा को पार नहीं करती। सर ये प्लेसेंटा कहाँ पर? जिसे बच्चा जुड़ा हुआ होगा माँ के पेट में। ध्यान देना, माँ के पेट में जुड़ा होगा। जब बच्चा जन्म लेता है तो यहाँ से उस अम्बिलिकल कॉर्ड को काट लिया जाता है और बच्चे को बाहर निकाल दिया जाता है। अब ये जो प्लेसेंटा होगा, ये जो प्लेसेंटा होगा, इतना बड़ी गांठ टाइप स्ट्रक्चर होगी, उस प्लेसेंटा को क्रॉस करने के लिए बाकी वाली कोई भी इसमें से कोई भी प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करेगी, मात्र आईजीजी होगी। वो क्या करेगी? प्लेसेंटा को पार कर सकती है, प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। तो क्या हो गया? यह प्लेसेंटा को पार कर सकती है। तो इम्यूनिटी कितने टाइप की होगी अपनी? एंटीबॉडी कितने टाइप की होगी? 5 प्रकार की। कौन कौन सी? आईजीए, आईजीएम, आईजीई, आईजीडी, आईजीजी, आईजीए, जो भी है। ठीक है। तो कैसे याद करेंगे इसको? गैम्ड से याद करना, GAMED, गैम्ड से याद करना आपको। हाँ सभी बोलेंगे। आईजीएम होगी वो सबसे पहले बनने वाली, याद रखेंगे सभी। सबसे पहले बनने वाली कौन सी? आईजीएम। अरे कौन सी होगी? आईजीएम होगी सबसे पहले बनने वाली। और आईजीई होगी वो एलर्जी के समय बनेगी। ध्यान देंगे सभी, जो आईजीई होगी वो कब बनेगी? एलर्जी के समय बनेगी। और आईजीए
माता के दूध में पाई जाएगी, ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मां के दूध में पाई जाने वाली जो प्रतिरक्षी होगी वो कौन सी होगी? IgA। कौन सी होगी भाई? IgA। और कौन सी प्रतिरक्षी अपरा को, प्लेसेंटा को पार कर सकती है और भ्रूण में आ जाती है? बताओ वो कौन सी होगी? IgG। अरे कौन सी होगी? IgE। कैसे याद करेंगे अब सारी चीजें? IgE एलर्जी से याद करना आपको, IgE यानी एलर्जी, एलर्जी से हो गया IgE हो गया। M होगी सबसे पहले बनने वाली, बिल्कुल याद हो जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और IgA और IgG इनको आपको याद करना है, ठीक है ना। आप G को गोनेट से याद कर सकते हो, यानी माता के प्लेसेंटा के अंदर पाई जाती है और प्लेसेंटा को पार कर सकती है। IgA ये किस में पाई जाती है? दूध के अंदर पाई जाती है। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है ना, ओके। ये होगी हमारी प्रतिरक्षा। और प्रतिरक्षा के टाइप, एंटीजन, एंटीबॉडी, प्रतिजन और प्रतिरक्षी के बारे में हमने कंप्लीट देख लिया। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम स्टार्ट करेंगे किसके बारे में? हाँ, नेक्स्ट पार्ट के अंदर स्टार्ट करेंगे हम ब्लड के बारे में और उसके ब्लड ग्रुप के बारे में। ओके, वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।